नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। क्या नरेंद्र मोदी बदल रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है। आज ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि मोदी ने अपनी छवि से बिल्कुल अलग काम किया। उन्होंने सुबह सुबह ट्विटर पर देश को रमजान की मुबारकबाद दी। आज से पहले उन्होंने ईद मुबारक तो कहा है, लेकिन रमजान की मुबारकबाद पहली बार दी है। मोदी ने ट्विटर पर दुआ मांगी कि रमजान के महीने में सबको अमन और खुशहाली नसीब हो। अब ऐसी मुबारकबाद कोई दूसरा नेता देता तो मामूली बात मानी जाती, लेकिन ये मुबारकबाद मोदी ने दी है। इसलिए सवाल खड़ा हो गया है कि क्या मोदी अपनी छवि बदलना चाहते हैं? आखिर ये वही मोदी हैं जिन्होंने 19 सितंबर 2011 को एक सूफी मौलाना के हाथों से टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। ये वही मोदी हैं जिन्होंने सितंबर 2002 में कांग्रेस पर ताना मारा था कि नर्मदा का पानी साबरमती तक लाने में देरी इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस इसके लिए रमजान का इंतजार कर रही है। ऐसे में यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि 2 साल पहले टोपी से तौबा करने वाले मोदी अब रमजान की मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं? क्या अब मुसलमानों को स्वीकार होंगे नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी कुछ न करें तो बवाल, और कुछ करें उससे भी ज्यादा सवाल। गुरुवार की सुबह सुबह यही हुआ। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक ट्वीट किया और राजनीति में सवालों का दौर शुरू हो गया। पहले आपको दिखाते हैं मोदी का ट्वीट। रमजान मुबारक, ये पाक महीना हमारे जीवन में खुशियां, अमन और संपन्नता लाए। रमजान के मुकद्दस महीने में ऐसी मुबारकबाद अमूमन हर नेता, हर शख्स देता है, लेकिन चूंकि ये मुबारकबाद मोदी की तरफ से आई है, इसलिए ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या मोदी रमजान के महीने में अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये सवाल 2011 में तब भी उठे थे जब मोदी ने सद्भावना मिशन शुरू किया था। माना जा रहा था कि मोदी कट्टर हिंदुत्व की छवि से बाहर निकलने की कवायद में जुटे हैं, लेकिन उसी सद्भावना मिशन के दौरान मोदी ने एक सूफी संत के हाथों टोपी पहनने से इनकार किया तो इतना बवाल मचा कि आज भी मोदी के विरोधी उन्हें 4 बातें सुनाते रहते हैं। ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा, सबकी इज्जत करने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा, और सबको बराबर की खुशी के साथ स्वीकार करना चाहिए। मोदी पर नीतीश कुमार ने ये तीखे तीर तब चलाए थे जब मोदी के हाथों में बीजेपी ने चुनाव अभियान की कमान नहीं सौंपी थी। मोदी के नाम पर जेडीयू ने बीजेपी से किनारा भी इसी वजह से किया क्योंकि उनकी छवि मुस्लिम विरोधी नेता की रही है। वैसे मोदी ने एक दिन पहले ही अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत की थी। तब भी उन्होंने पूरे देश में अमन और खुशहाली की दुआ मांगी थी। हम सब भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना करें, यह देश शांति, सद्भावना, एकता, सुख और समृद्धि की ओर एक गति से आगे बढ़ता चले। लेकिन तब मोदी के बयान पर किसी का माथा नहीं ठनका क्योंकि मोदी ऐसा 12 साल से लगातार करते आए हैं। लेकिन रमजान की शुरुआत पर मोदी का मुबारकबाद देना किसी के गले नहीं उतर रहा। अब बड़ा सवाल ये है कि मोदी ने रमजान की मुबारकबाद यूं ही दी या फिर इसके जरिए क्या ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो हर मजहब, हर तबके के नेता हैं। धीमन पुरोहित, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज। तो बहुत बड़ा सवाल, क्या मोदी बदल रहे हैं और क्या इस बदले हुए मोदी को स्वीकार कर लेंगे देश के मुसलमान भाई? रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। सबको रमजान की बहुत बहुत बधाई। लेकिन इसके साथ बड़ी बहस भारतीय राजनीति की ये भी है कि नरेंद्र मोदी क्या इस देश की जनता को स्वीकार होंगे? क्या स्वीकार होंगे उस मुस्लिम समाज को जो कहता रहा है उनके लिए, और जिसके नेता खासकर कहते रहे, कई सारी पार्टियों के नेता कहते रहे कि मोदी एक विभाजन करने वाली शक्ति है। जब तक मोदी गुजरात की राजनीति करते थे तो उन्हें लगता था कि गुजरात दंगों के दाग अच्छे हैं, लेकिन अब देश की राजनीति में आना है
दाग धोने पड़ेंगे। और क्या वाकई ये दाग धुल पाएंगे, इसी पर हमारी बड़ी बहस है, क्योंकि 2014 के जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसका सबसे बड़ा सवाल यही होगा। अब आप सवाल ये पूछेंगे कि इससे पहले नरेंद्र मोदी ने कभी ईद की मुबारकबाद दी है या रमजान मुबारक कहा है? उनका यह सिलसिला 2011 से शुरू होता है। 2011 में जब नरेंद्र मोदी पीएम इन वेटिंग का नारा लगने लगा था, तब उन्होंने ईद मुबारक, मे द फेस्टिवल ब्रिंग फर्दर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये 27 अक्टूबर 2012 को कहा था। और ये उन्होंने कहा था 30 अगस्त 2011 को ईद मुबारक, गुजरात की जनता को ईद मुबारक। लेकिन अब वो रमजान पर आ गए हैं और बाकायदा संदेश दे रहे हैं। 9 बजे उन्होंने ट्विटर पे संदेश दिया है और इससे देश की राजनीति के अंदर गर्माहट पैदा हो गई है। नरेंद्र मोदी कामना करते हैं कि रमजान का पवित्र महीना खुशी, शांति और संपन्नता लेकर आए। लेकिन यही बात उन्हें 10 साल तक क्यों नहीं याद आई? यही बात उन्हें तब क्यों नहीं याद आई जब गुजरात दंगों से झुलस रहा था कि भाईचारे और एकता की भावना से ही देश आगे बढ़ सकता है। और उस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल साहब, डॉक्टर संबित पात्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ और कई सारे खास मेहमान हैं। आसिफा खान साहिबा है, गांधीनगर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस में थी लेकिन चुनाव से ठीक पहले ये नरेंद्र मोदी की कट्टर समर्थक बन गई है और इनका मानना है कि मुसलमान आने वाले समय में मोदी जी को न केवल स्वीकारेंगे बल्कि माफ कर देंगे। मेरे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और जनता दल यूनाइटेड के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह जी जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला, एडिटर दोपहर सामना के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक वाजपेयी जी, समाजवादी पार्टी के नेता, वो लखनऊ से जुड़े हुए हैं। लेकिन आसिफा, सबसे पहला सवाल 2011 और 12 में क्यों याद आ रहा है और 13 में कि ईद मुबारक, रमजान मुबारक? क्या हो गया मोदी जी को? ये मैं लगातार आपकी सारी बातें सुन रही हूं और मैं आपको बता दूं कि मैंने 5 साल कांग्रेस में भी निकाले हैं, 2008 से 2012 तक, और इस दौरान मैंने उस पार्टी को भी बहुत करीब से देखा और नरेंद्र मोदी की 10 साल की हुकूमत को भी बहुत करीब से देखा। और हमने ये देखा है कि गुजरात जो लगातार दंगों से पीड़ित था, हर 2 साल दंगे होते थे और मुसलमान उठता था, हिंदू उठते थे, फिर 10 साल तक पीछे चले हो जाते थे एक दंगा होने से। सबसे पहले तो गुजरात को राइट फ्री करा और एक एटमॉस्फेयर हमें ऐसा दिया कि जो टेरर फ्री है, और इसके कारण बेशक यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रीज आई, इन्वेस्टर्स आए हैं और विकास में हर किसी को शामिल किया है। ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन अब ये रमजान मुबारक कहने की क्या जरूरत पड़ गई आसिफा जी? मैं आ रही हूं। अब रमजान मुबारक कहने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं उसी मुद्दे पर आ रही हूं। मैं आपको बता रही हूं कि सद्भावना भी नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की और वहां टोपी पहनने से मना कर दिया। शुरू किया। जिस डिस्ट्रिक्ट में गए उसी डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस फॉलो करने लगी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया कांग्रेस ने। टोपी का मुद्दा हम और आप चर्चा कर चुके हैं कि टोपी एक सिंबॉलिक है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है रमजान की बधाई देना भी सिंबॉलिक है, जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह सिंबॉलिक है ना, रमजान की बधाई देना है। बिल्कुल सिंबॉलिक। जी, इससे पहले कार्य कर चुके हैं। नरेंद्र भाई मोदी ने बोलने से पहले काम करके दिखाया है सद्भावना का। 10 साल से मुसलमान जुड़े हैं, वोट कर रहे हैं और कांग्रेस को पीट रहे हैं, बावजूद इसके कि वो मुसलमान एमएलए देती है। यहाँ के मुसलमान पीट के झूठ के बाहर निकालते हैं कांग्रेस के एमएलए को। मीम अफजल साहब क्या कहेंगे? का मुसलमान विकास की राजनीति समझ चुका है। आसिफा जी का दिल कांग्रेस से अभी बदला है। चुनाव से ठीक पहले वो बीजेपी में गई है और उनको लगता है कि मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है गुजरात में। आसिफा जी ने अभी एक बात कही कि उन्होंने 5 साल कांग्रेस में से निकाले हैं, काटे हैं। तो उससे अंदाजा हो सकता है कि उनका जो सियासी कहना चाहिए ख्वाब है वो काफी बड़ा है और वो आगे की तरफ देख रही हैं। खैर ये तो उनका पर्सनल मामला है। जहां तक मोदी जी का मामला है, अभी वो कह रही थी कि उन्होंने पहले काम करके दिखाया है, बाद में रमजान की मुबारकबाद दी है। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी और काम कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। काम तो उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं और उसको पूरा देश जानता है। 2002 में जो उन्होंने काम किया, उसके बाद उन्होंने जो हशर वहां किया है
उसका जिक्र मैं करूं तो अच्छा नहीं लगता। सारा मीडिया, हिंदुस्तान का प्रेस, तमाम पार्टियों ने उसके ऊपर जो कुछ कहा है वो अपने आप में एक तारीख है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि मोदी जी ने कम से कम बीजेपी के जितने स्पोक्स पर्सन हैं, चाहे वो गुजरात में हो या दिल्ली में हो, उनके लिए बड़ी दिक्कत पैदा कर दी है। मैंने आपके प्रोग्राम में एक बात कही थी दीपक जी कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी कंफ्यूज हो गई है इस वक्त, बेहद परेशान पार्टी है ये, इसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। हमने कई बहसों में सुना कि हम तो बराबर से सबको समझते हैं। हमने एक बार पूछ लिया था, आपके प्रोग्राम में भी पूछा था कि आप हमें बता दीजिए कि आपने बड़ा काम किया है, तो आपने कितने टिकट गुजरात में मुस्लिम्स को दिए, आप 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, कम से कम एक आदमी तो जिता करके ले आते ताकि आप दिखा सकते कि आप लोगों को हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसका जवाब ना दे करके ये दूसरी बात करते हैं कि हम बराबर से सबको ट्रीट करते हैं। अब बराबर से भी ट्रीट करते हैं तो भाई माइनॉरिटी मोर्चा बनाने की क्या जरूरत है? भैया आपको अकलियती मोर्चा बनाने की क्या जरूरत है? एक तरफ आप अपने यहाँ माइनॉरिटी कमीशन नहीं बनाएंगे, कोई शिकायत ताकि दर्ज ना हो सके। आप अपने यहाँ माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिस सेंटर से स्कीम जाती हैं कि भाई जो गरीब लोग हैं, मुस्लिम हैं, उनको छोटे छोटे 1-1 लाख के 50-50 हजार के कर्जे देने की बात है, आप वो नहीं बनाएंगे। यहां तक के बच्चों की स्कॉलरशिप, यही हमारी आसिफा बहन ने कहा था कि हमने इतनी स्कॉलरशिप दे दी है कि हमें सेंटर की जरूरत ही नहीं है। मुझे आप बताइए कि गुजरात के अंदर इतने गरीब लोग हैं, मैंने भी जाकर के देखा है वहां पर, कि जिनको पढ़ने के लिए बच्चों को जरूरत है, वो स्कॉलरशिप भी आपने देने से इनकार कर दिया, वो भी नहीं किया। तो ये मेरी समझ में नहीं आता, ये दूसरा ये चेहरा क्या है। बहरहाल रमजान की मुबारकबाद दी है, इसलिए मैं उसको बुरा तो नहीं कहूंगा, चूंकि ये एक वोट के लिए दिए जनाब, वोट के लिए दिए, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए दिए। देखिए अब पता नहीं वोट कितना आएगा कितना नहीं आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जो उनका चेहरा बदल रहा है, चाल चरित्र जो दिखाई दे रहा है, देखिए वो बुनियादी तौर पर जैसे हैं वैसे उससे बदलेंगे नहीं। वो सिर्फ उनको शायद नजर आ रहा है सामने गाजर लटकी हुई है, दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। उस गाजर के चक्कर में वो पता नहीं कितनी ठोकरें अभी और खाएंगे, मैं आपको बता दूं। तो गाजर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सवाल ही पैदा नहीं। आपने भी किसी का कमेंट दिया कि वो अगर उस पद पे पहुंच गए तो हम काला दिन, मेरा ख्याल है काला दिन तो ये देश कभी मनाएगा ही नहीं, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आने वाला। वो दिन कभी नहीं आने वाला। सीधे चलता हूं मौलाना अतर हुसैन साहब के पास, क्या मुसलमानों को स्वीकार होंगे मोदी? डॉक्टर संबित पात्रा, उसके बाद आपके पास आऊंगा। दीपक, बात यह है कि मुसलमानों को स्वीकार हो या ना हो, क्योंकि मैं एक सेकुलर देश का वासी हूं और मेरे नजदीक मेरा जो संविधान और जो सेकुलर वैल्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मुझको लगता है खाली मुसलमानों के नहीं बल्कि हर वे व्यक्ति जो भारत के सेकुलर से संविधान पे, भारत की आपसी सद्भाव और इन तमाम चीजों पर यकीन रखता है, वे महदी तरीके किसी भी व्यक्ति को कबूल नहीं कर सकता। अभी 2002 को बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है जब उन्होंने वहां के कैंपों में पैदा होने वाले बच्चों के बारे में जो कमेंट्स किए हैं, वे कमेंट्स अभी भी हमारे कानों में गूंज रहे हैं। शाह कैंप के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा था वो अभी भी हमारे कानों में गूंज रहा है। 2003 में भी रमजान आए थे, जब वहां कैंपों में लोग रोजे और सहरी किस तरह कर रहे थे वो आसिफा भी जानती है और मोदी साहब और उनके। लेकिन मोदी के साथ एक बड़ी अच्छाई है, क्योंकि वो मीडिया डार्लिंग बनना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, किस तरीके से वो कभी टोपी के लिए लोगों को बुलाते हैं, कभी उसी के हाथ से टोपी पहनने को मना कर देते हैं। रमजान जैसा अब्दुल साहब ने कहा, रमजान के बारे में, रमजान हो, दशहरा हो, दिवाली हो, ये देश ऐसा हम सबको एक दूसरे के साथ हम मिल बांट के यहाँ गुजारते हैं। लेकिन मोदी साहब का जो ये कमेंट है रमजान मुबारक का, वो जानते देश पे तबसरे होंगे और उन तबसरों के बाद वो फिर आगे कहेंगे, वही करेंगे जो उन्होंने अपने एक केस के अंदर कहा कि हम सजाए मौत की बात करेंगे, उसके बाद उन्होंने। तो ये मोदी का एक अपना चरित्र है, वो किसी भी सूरत में सुर्खी में रहना चाहते हैं और सुर्खियों में रहने के लिए उन्होंने सब कुछ करा। लेकिन देश का मुसलमान नहीं, खाली मुसलमान कह के आप सीमित मत कीजिए। हर वो व्यक्ति तो देश के कानून और संविधान पे और हमारे जो सेकुलर स्टेटर पे यकीन रखता है, वो मोदी को कभी माफ नहीं करेगा। मोदी को कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर संबित पात्रा, सुन लिया आपने? दीपक जी, मुझे 4 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखना है। एक रख दीजिए पहले, ये चारों अभी जाएंगे। बिल्कुल चारों अभी मीम अफजल साहब जो मेरे बड़े भाई है उन्होंने कहा है, तो चारों के विषय में टिप्पणी करना जरूरी है। पहले तो इन्होंने किसी गाजर के विषय में बात की और कहा कि पता नहीं कौन गाजर नहीं, वो गाजर प्रधानमंत्री की कुर्सी है जिस पर मोदी साहब आए कर रहे हैं, उसी पे उत्तर दे रहा हूँ। गाजर प्रधानमंत्री पद की कुर्सी है दीपक जी, जो लटका के रखी है बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस सबने मिलकर उनके सामने। चलिए उत्तर सुनिए। उत्तर भी इनफैक्ट मीम अफजल साहब ने दिया जब उन्होंने यह कह के शुरुआत की कि मेरी बहन जो आसिफा है वो कांग्रेस से क्यों आई है। वो इसलिए आई है क्योंकि उनके वो एम्बिशियस है और आगे कुछ बड़ा करना चाहती हैं।
तो स्वाभाविक रूप से वो खुद ही मान रहे हैं अगर कुछ बड़ा करना है और भविष्य बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी में जाने से ही बनेगा, कांग्रेस में रहने से भविष्य नहीं बनेगा। इसलिए ये मानते हैं, खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मानते हैं कि आगे बढ़ना है भारतीय राजनीति में तो वह रास्ता बीजेपी से होकर गुजरता है, कांग्रेस में वो रास्ता नहीं है। दूसरा मेरे भाई सुन लीजिए अफजल साहब, सुन लीजिए, अफजल साहब ने, मीम साहब ने कहा कि जो कॉर्पोरेशन, फाइनेंस कॉर्पोरेशन गुजरात की है वो कोई काम नहीं कर रही है। आंकड़े है ही नहीं हुई भाई, आंकड़े दे रहा हूं, आप आंकड़े देखिए अफजल साहब। 60,000 करोड़ रुपए गुजरात माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 10 वर्षों में मुसलमानों के लिए खर्च किया है। पहला आंकड़ा। आज पवित्र रमजान का माहौल है, इससे पवित्रता को रखूंगा। एक सेकंड मुझे पूरा बोल रहे, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं, सब कुछ इनके झूठ है। नेशनल टेलीविजन पर तो मत करिए, आप आंकड़े निकाले, दीपक जी आंकड़े निकालिए। कौन सा माइनॉरिटी फाइनेंस तो बनाया, कमीशन की बात कर रहे हैं। 60,000 करोड़, एक सेकंड 60,000 करोड़ रुपया, 60,000 क्या बात कर रहे हैं? 60,000 करोड़ रुपया गुजरात माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। आप देखिए तो ठीक है, मैं रिसर्च को बोलता हूँ। गुजरात माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने क्या मुसलमानों पर 60,000 रुपए 10 सालों में 10 सालों में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। इसका फिगर निकाल के लाइए। अब हमारी बात तभी होगी जब फिगर निकल आएगा। मुझे पहले में वशिष्ठ नारायण सिंह जी के पास जाऊंगा। एक पॉइंट रखना था मुझे, एक पॉइंट रखना, चलिए रख दीजिए। आज पवित्र रमजान का विषय है इसलिए पवित्रता का विषय रखूंगा। देखिए 3,500 कोटा होता है हज के लिए गुजरात से, मगर आपको जान के आश्चर्य होगा सारे राज्यों में से यदि अधिक से अधिक कोटा कहीं फिलअप किया गया है, एप्लीकेशन आवेदन पत्र कहीं से आए हैं 41,000 वो गुजरात से है। और एक बात मीम साहब मिसाल दे रहा हूँ। अरे भाई मैं एक्सपर्ट हूँ इसका, 6 साल में हज कमेटी का मेंबर रहा हूँ, मैं बताता हूँ पात्रा साहब ये गलत है। कई दशक से मीम अफजल साहब इसी के एक्सपर्ट है। सुन लीजिए थोड़ा आ रहा हूँ हज कमेटी के जो आंकड़ा जो आप दे रहा हूँ मैं आपको देखिए आप पात्रा जी मैं आपको दुरुस्त कर दूं, पहले सुन लीजिए मेरी बात, दुरुस्त कर दीजिए। पूरे हिंदुस्तान से 1,45,000 लोग टोटल जाते हैं, जिसके अंदर 75,000 1,25,000 जाते हैं, जिसमें 75,000 के करीब हज कमेटी से जाते हैं। उसके लिए स्टेट्स का, तमाम स्टेट्स का कोटा मुकर्रर है। 3,500 है ना गुजरात से। अब सुनिए ना, 41,000 एप्लीकेशन। भाई तो आप इसमें आपका क्या है? तो वही मुझे बोलो, कोटा सेंटर से मुकर्रर है, वही कंप्लीट कर लूं अपना सेंटेंस। चलिए नरेंद्र मोदी जी सेंटेंस कंप्लीट कर दीजिए। मुसलमानों के सबसे बड़े हितचिंतक है डॉक्टर संबित पात्रा। नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के अगर सबसे बड़े हितचिंतक है तो दिल्ली के अंदर डूबने जाते हैं, बिहार के अंदर भी ज्यादा जाते हैं। अफजल साहब एक बड़ा सिंपल सा सवाल, अगर वो इतने बड़े हितचिंतक है मुसलमानों के तो गुजरात दंगों के लिए माफी क्यों नहीं मांग लेते? मांग ले माफी। मनमोहन सिंह जी ने मांगी, सिख दंगे जो हुए थे मनमोहन सिंह जी की पार्टी ने कराया था 84 का दंगा तो उन्होंने माफी मांगा। गुजरात दंगा किसने कराया था? अरे आपने कराया खड़े होकर के। अब आप हमें बोल रहे क्या बात कर रहे हैं? कराया आप लोगों ने सिखों को मारा सड़कों पर, आप जाफरी बेचारे जांच पे रह गए, पूरी कॉलोनी चला दी, माफी मांगे, माफी मांगे। आपके हितेंद्र जी ने सीएम 1969 में 5,000 मुसलमानों को मरवा दिया, उसमें इंदिरा गांधी चीफ मिनिस्टर थी। एक रिपोर्ट तक नहीं आई, चार्जशीट तक नहीं हुआ, और आज आप बता रहे हैं। एक बात समझिए, मुझे लगता है हम भटकते जा रहे हैं। किसने कितने दंगे कराए, क्या ये विषय है डॉक्टर संबित पात्रा? अगर किसी ने गलत किया है तो नरेंद्र मोदी भी वही गलती दोहराएंगे। 2002 में उस तरह के दंगे होंगे, जिसे स्टेट स्पॉन्सर्ड कहा गया है। माफी वही मांगता है दीपक जी जो गलती करता है, जो गलती करता ही नहीं है वो माफी क्यों मांगे? ठीक है, मतलब देश के सामने साफ कर दूं कि बीजेपी का मानना है कि नरेंद्र मोदी ने 2002 के दंगों के वक्त कोई गलती करी ही नहीं है। वशिष्ठ नारायण सिंह जी, आप एग्री करेंगे क्या मोदी को मुसलमान माफ कर पाएंगे? ना बिल्कुल माफ करने की जरूरत नहीं है। दीपक चौरसिया सबसे बड़ी बात। वशिष्ठ नारायण सिंह जी के पास जाऊंगा, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मौलाना जी वशिष्ठ नारायण सिंह जी के पास, चौरसिया जी, प्रेम शुक्ला जी के पास भी जाना है मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें। 1 मिनट मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। मेरा कहना ये 2002 का चुनाव सबसे बड़ी बात टेररिस्ट था। चलिए सुनिए आपकी बात। वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने कहा था कि मोदी ने राजधर्म नहीं निभाया। मुझको तो लगता है जी कि, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि राजनीति की दुनिया और फिल्म की दुनिया कुछ अलग होती है। फिल्म में पटकथा लिखा जाता है और संवाद लिखा जाता है, लेकिन जो हीरो और
हीरो रहते हैं, खलनायक रहते हैं, उनको वही पाठ करना पड़ता है जो संवाद में लिखना होता है, जो तय कर दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी की भूमिका तो फिल्मों की तरह हमको दिखाई पड़ रही है कि रमजान पर यदि उन्होंने ये दिया है, मुबारकबाद दिया है, तो मुझको कहना नहीं है। मुझको एक बात की खुशी है, जिनको भारत की जनता के बीच वोट के लिए जाना है, इस देश के नेचर को, इस देश के स्वभाव को, इस देश के आबादी को, इस देश के खान पान को, इस देश के रहन सहन को ठीक से समझने का प्रयास करना पड़ेगा। वोट के लिए समाज को बांट करके कुर्सियां पाने की प्रवृत्ति कभी भी इस देश में स्वीकार बड़े पैमाने पर नहीं किया है। और दीपक जी सबसे बड़ी बात, 1% सब होता, एक धारणा बन जाती है इस समाज में, कौन किसका हितैषी है, कौन किसका दुश्मन है। और जब मौका लगता है तो कुछ लोग अपनी अवसरवादिता, चरित्र का परिचय देते हैं। आज रमजान आया है, इस देश में रमजान की प्रथा को याद से है क्या? जब से देश हुआ है, आजादी के पहले से रमजान, ईद, सारे पर्व मनाए जा रहे हैं। एकाएक रमजान में इस अवसर पर एक बरस चुनाव रह गया है, इतनी हमदर्दी पैदा हुई। और हम लोगों ने तो पहले से वकालत किया है कि, और नीतीश जी ने तो एक बार पहले कहा था कि इस देश को समझना पड़ेगा। इस देश में रमजान भी, ईद भी मनाया जाता है। इस देश में होली और दशहरा भी मनाया जाता है। इस देश में सरहुल भी मनाया जाता है, आदिवासी मनाते हैं। इस देश में बड़ा दिन भी मनाया जाता है। तो इस देश का नेतृत्व जो करना चाहता है, उसको सरहुल के विषय में भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सोचना पड़ेगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी के पास चलते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी, वसीम जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी चुनौती उत्तर प्रदेश में देने जा रहे हैं। अशोक वाजपेयी जी, सीधा सवाल। अशोक वाजपेयी जी, सीधा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी को माफ कर पाएंगे मुसलमान इस देश के? जो एक पुरानी कहावत है कि 100 चूहा खा कि बिल्लो रानी हज को चली, वही हालत नरेंद्र मोदी की है कि जिन्होंने अभी भी देश की जनता गुजरात के दंगों को भूली नहीं है, जिसने कि सद्भावना की सभा में एक इतने सूफी संत के हाथ से टोपी पहनने से मना कर दिया हो, जिसकी जहनियत इतनी कम्युनल हो, जो इतना सांप्रदायिक उन्माद से भरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति का जब मुंह से रमजान का मुबारकबाद भी कहीं शोभा नहीं देता। आज जब वो लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वो अपनी एक सेकुलर छवि बनाना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ऐसी मूर्ख नहीं है। वो अच्छी तरह से जानती है, और यहाँ की माइनॉरिटीज जानती है कि माइनॉरिटीज का दुश्मन कौन है इस मुल्क में। और स्वयं जिस पार्टी के नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 2002 के दंगों के बाद मोदी के बारे में जो टिप्पणी की हो, उसके बाद कुछ चीजें कहने को नहीं रह जाती हैं। और आज ऐसा व्यक्ति रमजान का मुबारकबाद देता है, उसके मुंह से शोभा नहीं देता है। न उनकी जहनियत बदली है, न उनका मन बदला है। आज भी माइनॉरिटी के लिए उनका दिल उतना ही गंदा है, लेकिन केवल जैसा कहा गया है कि आगे उन्हें गाजर लटकी हुई दिखाई दे रही, और ये उनका दिवा स्वप्न कभी पूरा होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की जनता, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ सभी धर्म संप्रदाय के लोग मिल बैठ करके रहते हैं, एक दूसरे के हर सुख दुख में शामिल होते हैं, त्योहारों पर शामिल होते हैं, एक दूसरे को शुभकामना देते हैं। लेकिन आज तक मोदी जी पिछले 3 बार से वहां के मुख्यमंत्री, एक बार भी उनको रमजान शरीफ की याद नहीं आई, कभी मुबारकबाद देने का मौका नहीं मिला। आज ये पहली बार उन्होंने इस तरीके से शुरुआत की है। यहाँ की माइनॉरिटीज क्या इतनी जल्दी इन सारे घावों को भूल जाएंगे? बिल्कुल ठीक। आसिफा से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि सभी लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, उनका जवाब बनता है। आसिफा खान जी, आज तक याद नहीं आई, जिस दिन पीएम इन वेटिंग हो रहे हैं उस दिन याद आ रही है उनको। ये लटकी हुई गाजर का सवाल नहीं है तो और क्या है? दीपक जी, सबसे पहले आप न्याय कीजिएगा, क्योंकि इतने ज्यादा प्रहार करने वाली पैनल है, और मुझे बोलने का पूरा वक्त दीजिए आप। बिल्कुल दे रहा हूं। अभी बीच में बात निकल रही थी कि 2002 के दंगों को, 2002 के दंगों की बात अगर हम करते हैं, तो अगर वो मरने वाले मुसलमान थे, तो हिंदुस्तान के तमाम दंगे जो भी हुए, वहां भी बेकसूर हिंदू और मुसलमान मरे हैं।
और आप उसके स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, 69 देख लीजिए, 87, 92, 90 देख लीजिए, बहन क्या तमाम दंगों में आपके पास बॉम्बे के सर्टिफिकेट है क्या? 1993 के राइट्स देख लीजिए। एक मिनट, करने का सर्टिफिकेट हो गया? नो, लेट मी स्पीक। और जब मैं प्लीज आप बीच में मत बोलिए, बार-बार जब आप बोल रहे थे मैं खामोशी से सुन रही थी, मत बोलिए, नहीं मत बोलिए, आप मत बोलिए बीच में, प्लीज, आई रिक्वेस्ट। इन दंगों की बात जब हम करते हैं और हम गुजरात के 2002 के दंगों की बात करते हैं तो 453 लोगों को कन्विक्ट किया गया है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी दंगे में इतने लोगों को कन्विक्शन मिला और 150 से अधिक लोगों को लाइफ इम्प्रिजन मिला है। ऐसा इतिहास कहीं नहीं है। आप 1969 में जब 5000 मुसलमान मरे थे, एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 1993 में मुंबई में जो हुए, आप बताइए, 970 मुसलमान उस वक्त भी कत्लेआम हुआ था, एक एफआईआर दर्ज नहीं हुए, एक को भी कन्विक्शन अगर हुआ है तो ये मेरे भाई जो भी बैठे हैं मुझे बताएं। आजकल आसाम में भी हो रहा है। बताइए, आसाम के बारे में कोई चर्चा हो रही है? मतलब ये किसी को पता है कि वहाँ क्या हो रहा है? यूपी में नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये नहीं कह रही, हम हर तरह के वायलेंस को कंडेम करते हैं, लेकिन बड़ी बात क्या है कि आपको इंसाफ मिल रहा है। आज मुसलमान, हिंदू, हर किसी को यहाँ गुजरात में इंसाफ मिल रहा है और शांति है, सद्भावना है। और जहाँ सद्भावना होती है वहाँ विकास होता है। हम कंडेम करते हैं। हमने 2002 में रिपोर्टिंग किया है बाकायदा, और हमने तब भी कंडेम किया और अब भी कंडेम कर रहे हैं। हम उसको किसी तरह से सही नहीं मान रहे। लेकिन जो आरोप आज नरेंद्र मोदी जी पर लगा रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है कि 20 घंटे के अंदर अंदर मिलिट्री गुजरात में आ चुकी थी। आप मिनट टू मिनट एक सेपरेट डिस्कशन रख लीजिए 2002 पर, हम आपको देने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप तमाम दूसरे दंगों को भी साथ लें और हम उसकी पैरेलल स्टडी इसी चैनल पर करने को तैयार हैं। मेरी बात सुन लीजिए। आज मुद्दा उठा है कि आज अगर सेक्युलरिज्म की बात नहीं, आज कोई नमक नहीं लगाए। जब इंसान को इंसाफ मिलता है तो उसको दिल में थोड़ा सा सुकून आता है। आज 1984 के राइट्स में आज भी उनको प्रधानमंत्री बेवा को इंसाफ मिलेगा। आपने अभी कुछ उस सिलसिले में किया है या मैं उसकी तफसील बता दूं आपको? आप मुझे बताइए। और ये उसी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट थे जिसमें आप 5 साल रही हैं, नहीं गए, और 5 साल जब इस पार्टी में थी तब तो आपको कोई बात याद नहीं आई। और उस वक्त मैंने भी अगर एक भी शब्द बोला है गुजरात सरकार के खिलाफ, तब तो आप कांग्रेस में थी, तब तो आप मेरी बात का जवाब कंडेम कर रही थी, आज उनको डिफेंड कर रही हैं। मुझे बताइए। देखिए दीपक जी, बिल्कुल, क्योंकि आपने स्टडी नहीं किया। हमने उस दंगों को तब भी कंडेम किया। हम किसी तरह से दंगे या वायलेंस को कंडेम नहीं कर रही थी, आप मोदी सरकार को भी कंडेम कर रही थी। याद कीजिए आप। अरे आप 1993 राइट्स में भी मुसलमान मरे थे। दुरुस्त आप बताइए, क्या हो रहा है? एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें क्या बुराई है? देर आए दुरुस्त आए, सही बात है। जबकि वो जान के 5 साल की बात कर लेना, मौलाना अतर उसकी बात सुन ली। बहुत अच्छी बात है। पर नमक लगा रही है प्रेम शुक्ला जी, क्या आसिफा जख्मों पर नमक लगा रही है? और क्या मोदी बदले हुए नजर आ रहे हैं? क्या उनको अब नहीं लग रहा है कि ये दाग अच्छे नहीं, बुरे हैं, इनको धोना पड़ेगा? जो पूरा हालात और मैं जिस तरह का डिस्कशन सुन रहा हूँ, 150 से उसको देखकर मुझे अकबर इलाहाबादी का एक बहुत पुराना शेर, अकबर इलाहाबादी का बहुत पुराना शेर मुझे याद आता है कि कद्रदानों की तबीयत का अजब रंग है आज, बुलबुलों को ये हसरत की वो उल्लू न हुए। जिस तरह से हिंदुत्व को घेरा जा रहा है और इस्लामी धर्मांता को सेकुलरवाद का जिस तरह से जो है उनको पहनाया जा रहा है बुर्का, झूठा इल्जाम मत लगाइए आप। अगर नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के ठेकेदार इल्जाम लगाने का ठेका तो आपके पास है ना, सारे झूठे इल्जाम लगाने का ठेका आपके पास है, नीम अफजल के पास है। अगर नरेंद्र मोदी जो है, नरेंद्र मोदी रमजान मुबारक करेंगे, वो जो है सांप्रदायिक होंगे, आप कभी जय श्री राम नहीं कहेंगे। मैंने उसको कंडेम नहीं किया, एक लफ्ज भी नहीं बोला, बल्कि मैंने कहा अगर उन्होंने कहा है आप तो बहुत अच्छी बात है, मुझे एक्सेप्ट करते हैं।
आप उनके रमजान मुबारक पर सियापा क्यों कर रहे हैं फिर? हम कहा भाई डिस्कशन पे बुलाया है, सारे लोग बोल रहे हैं, तो मुझे भी इख्तियार है कि मैं अपनी राय रखूं। तो डिस्कशन पे तो सुन लीजिए ना हमारा। तो मेरी मौलाना एक एक करके आसिफा बहन को भी मौका देना है, प्रेम शुक्ला जी को भी देना है, और नूर अफजल साहब भी है। प्रेम शुक्ला जी, आप अपनी बात कहिए। ये मौलाना साहब, ये मौलाना साहब के साथ संकट सिर्फ यही है कि इनका जो सेकुलरवाद है, अगर मुसलमान जो है वो हिंदू का सांप्रदायिकता का विरोध करे तो सेकुलरवाद, अगर हिंदू जो है इस्लामी सांप्रदायिकता का विरोध करे तो वो सांप्रदायिकता। ये पैमाना बहुत खतरनाक है। नरेंद्र मोदी से अपेक्षा की जाती है कि वो टोपी लगा ले और रमजान मुबारक कहें, और लेकिन सुन लीजिए अभी आप सुन लीजिए, आप बकवास मत करिए, सुन लीजिए। और ये जो है मीर अफजल साहब कभी टीका नहीं लगाएंगे, मौलाना साहब कभी टीका नहीं लगाएंगे। ये इनकी देखिए इनका सेकुलरवाद है, इनका सेकुलरवाद और सड़िया तरीके का और सड़ा हुआ सेकुलरवाद है, और सड़ा हुआ सेकुलरवाद है। बात नहीं कर सकते, आपका सड़ा हुआ सेकुलरवाद है, बिल्कुल नहीं। आप सड़ा हुआ सेकुलरवाद मत दिखाइए, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। अगर हिंदू सेकुलर है, बिल्कुल गलत है। आप एक नेशनल टेलीविजन पर किसी भी पैनलिस्ट के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो बकवास कर रहा है। नेशनल टेलीविजन पर फिर आप क्या कर रहे हैं ये मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैं जानता हूँ मुझे कितना संयम रखना है। आप अपने अल्फाज को वापस लीजिए, हम सलाम वालेकुम आप अपने अल्फाज को वापस लीजिए, आप अपने अल्फाज को वापस लीजिए। हम कतई वापस नहीं लेंगे, आप अपने अल्फाज वापस लें। क्या मैंने कहा है बताइए, क्या कहा है मैंने? उस पर फतवा देने बैठ गए। कश्मीर में हमारे 5 लाख पंडित, आप कश्मीर की बात करिए, अपनी बात करिए, आज भी आप अपनी बात करिए, अपनी जबान की बात करिए। कश्मीर की बात नहीं करें, यही तरीका है, ये साबित करता है कि आप किस किस्म के लोग हैं। आपकी जबान संभाले, ये साबित करता है कि किस किस्म के लोग हैं आप लोग जो है आपकी जबान साबित करती है कि आप एक आलिम के बारे में किस तरह की बात कर रहे हैं। आमादा है मीम अफजल जैसे लोग देश के लिए किस तरह की बात कर रहे हैं एक आलिम के बारे में। खतरनाक है, आपकी जहनियत बहुत जो है साफ है क्या? आपकी जहनियत पाक साफ है, ज्यादा आप तो आपकी जहनियत बहुत पाक साफ है क्या? दीपक जी ये हिटलर मुसलमान नहीं है, आप उसको नहीं बोल सकते कि आप लादेन की भाषा में बात कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, मैं इससे खराब जबान में गुजारिश करूंगा कि बकवास जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत किया जाए, क्योंकि देश में बोलने की सबको आजादी है, स्वतंत्रता है। कहेंगे चलेगा, आप हमको मुसलमान कहेंगे चलेगा, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, करते हैं वो चलेगा क्या? पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। हिटलर और मुसलमान कहना, आप हमको नाजी कह रहे हैं, कौन सी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है? हिटलर और मुसलमान आप मुझे कह रहे हैं, मैंने पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है? बिल्कुल नहीं कहा। मौलाना साहब को रेफर कर रहे हैं, वो मौलाना साहब को रेफर कर रहे हैं। आपके लोग कहते हैं इस तरह की बात, तो मौलाना साहब को जरा डांटे आपकी सांप्रदायिकता इतनी घटिया है, आप मौलाना साहब को नहीं डांटेंगे? आपके लोग से क्या मतलब है आपका? आपकी हिम्मत नहीं पड़ती कि मौलाना साहब को बोल दे? से क्या मतलब है आपका? आपका मतलब ये है कि आप कांग्रेसी, आप कांग्रेसी अकलियत के लोगों को कृपया सेकुलरवाद सिखाएं। मोदी जी सेकुलरवाद सिखाएं। सेकुलर आदमी है क्या? हमको सेकुलरवाद अकेले नहीं चलेगा, हम आपसे ज्यादा सेकुलरिज्म जानते हैं। यदि राजीव गांधी है तो मोदी जी है, यदि फारूक अब्दुल्ला है तो मोदी जी है। मेरे ख्याल से इस बहस को हम आगे ले जाते, आसिफा ने कई सारी बातें कही थी। आसिफा, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि गुजरात हाईकोर्ट की PIL जो एक दाखिल हुई थी, उसमें गुजरात सरकार ने क्या तर्क दिए हैं। आपने बच्चों के वजीफे के बारे में बात की, मैं 1 मिनट में आपको ये पढ़ के सुनाता हूं जो मेरे पास फैक्ट्स अभी रिसर्च से सामने आए हैं कि मोदी साहब ने किस किस तरह की सहूलियतें दी हैं। आपको मैं अभी पढ़ के बताता हूं कि उसके फैक्ट्स क्या हैं। जो केंद्र सरकार की योजना थी जिसमें अल्पसंख्यकों को वजीफा दिया जाना था 2008 के अंदर, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट में एक PIL के जवाब में ये कहा गया कि ये योजना गुजरात के अंदर लागू नहीं हुई है। ये 2009 में 10 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए थे, लेकिन ये योजना लागू नहीं हुई। ये कहना था गुजरात सरकार का गुजरात हाईकोर्ट के अंदर। क्या जवाब है इसका आपके पास? देखिए दीपक जी, ये जो सवाल अब आप पूछ रहे हैं या अब ये पैनल में पूछा जा रहा है, ये सवाल जब हम मिले मोदी जी से पहली बार तो हमारे मन में भी ये सारे तमाम सवाल थे और हमने ये तमाम चीजों के उनसे जवाब मांगे।
और जानकारी ली कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। और ये बात मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार से जो भी फंड्स आते हैं वो 75% आते हैं, उसमें 25% जो भी पैसा है वो राज्य सरकार को डालना होता है। हाल की जो योजना आ रही है केंद्र की, उसमें गुजरात के 55,000 मुसलमान बच्चों को वो स्कीम के तहत कवर होते हैं। प्रति बच्चे को 450 रुपया मिलता है। ये जानकारी आप आंकड़े चेक कर सकते हैं। गुजरात सरकार खुद भी एक स्कीम चला रही है और वो स्कीम चल रही है जिसमें 2 लाख मुसलमान बच्चों को 2,500 रुपए दिए जा रहे हैं। ये योजना गुजरात सरकार ऑलरेडी चला रही है और हमने ये बात सामने रखी है कि हमारी योजना है, बस फर्क ये है कि हमने उसको माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक नाम नहीं दिया, हमने वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दिया है। तो जो मेरा ख्याल है कि जो हिंदुस्तान आने वाला हिंदुस्तान है वो जाति आधारित या धर्म आधारित राजनीति को नहीं पसंद कर रहा। अभी आप एक एपिसोड चला रहे थे जहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्टेटमेंट था कि धर्म आधारित या जाति आधारित रैलियां नहीं करनी, तो उस पर तो हम बड़ी बहस करते हैं। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी सालों से गुजरात में हमेशा गुजरातियों करके बात की है, कभी हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं किया। और जो योजनाएं बनती है वो वीकर सेक्शन में सब आ गए। जब उन्होंने कहा कि वीक तो उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आ गए। तो ये जानकारी, ये आंकड़े, ये हकीकत जब हमने देखी तो हमें ये बात पसंद आई कि इस बिना पर आप राइट हैं। दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि लेकिन आसिफा जी मैं यहाँ पर आपको कह दूं कि ये गुजरात 16 फरवरी 2008 को जब गुजरात हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया कि इस योजना को लागू किया जाए, तब नरेंद्र मोदी ने ये योजना लागू करी है। उससे पहले 2008 से पहले उन्होंने ये योजना नहीं लागू करी है। ये फैक्ट 2013 में ये फैक्ट आप छुपा रही हैं। नहीं दीपक नहीं, कोई फैक्ट नहीं छुपाए भाई। हम क्यों छुपाएंगे किसी बात को? नरेंद्र भाई मोदी की जितनी ट्रांसपेरेंसी है गवर्नेंस में उतनी किसी सरकार में नहीं है। और यही कारण है कि लोग उन्हें पसंद करते हैं। देखिए वो इतनी ट्रांसपेरेंट है तभी तो बता रहे हैं भाई। आप केंद्र सरकार अवार्ड देती है तो या तो आप गलत बोल रहे हैं या केंद्र सरकार के अवार्ड गलत हैं। ये पहले तय कर लीजिए आप। वो केंद्र सरकार ने गलत बोल रही है, आपने गलत बोल रहे हैं। यहाँ बात हो रही है मुस्लिम्स की, माइनॉरिटी की, आप उसका जवाब नहीं दे रही। जा रहा हूँ वो बीजेपी और किसी दिन आपने अवार्ड की बात निकाली है, किसी दिन केवल अवार्ड पर चर्चा। मीनाक्षी लेखी जी हमारे पास साथ जुड़ी हैं, अभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, उनके पास चलेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित एन के शर्मा, आप हिंदू और मुसलमानों दोनों समुदाय के बीच बहुत काम करते हैं। आप मुझे बताइए कि एक ऐसे राजनीतिक मोड़ पर खड़े हैं जहां पर नरेंद्र मोदी साहब को पीएम कैंडिडेट के तौर पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, हो सकता है कि उनको पीएम इन वेटिंग डिक्लेयर किया जाए। ऐसे में जब वो रमजान की बात करते हैं, उसकी मुबारकबाद देते हैं, एक साल पहले ही उनको याद आता है कि रमजान ईद भी कोई चीज होती है, तब उससे कहीं ना कहीं राजनीति की बू आती है। सवाल ये उठता है कि क्या देश के मुसलमान मोदी को कभी माफ कर पाएंगे? देखिए, जहां तक नरेंद्र मोदी जी का ताल्लुक है, निसंदेह हमारे देश के बहुसंख्यक समाज में भी उनके प्रति कोई अच्छी सद्भावना का विचार नहीं है। हम लोगों की ऐसी सोच है, ऐसा विचार है कि उन्होंने हमारी जो सनातन धर्मावलंबी लोगों की जो विचारधारा है उसके ऊपर भी उन्होंने कुठाराघात किया है। जहां तक हमारे ये जो पवित्र महीना है रमजान का, उसकी मुबारकबाद का संबंध है, एक धार्मिक मसला है। कोई भी शख्स उसकी मुबारकबाद दे सकता है, लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जो अत्याचार हुए हैं उसके बारे में उनकी प्रखर सोच है। मुझे नहीं लगता कि केवल मुबारकबाद देने मात्र से उनके विचारों में कोई परिवर्तन आएगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि कुरान शरीफ के अंदर भी बड़ा साफ तौर पे लिखा है कि ये जो नियामतों का महीना है माह रमजान, इसके दौरान कोई शत्रु भी आपके दरवाजे पर आता है तो उसके लिए आपके मन में किसी प्रकार का गिला नहीं होना चाहिए। ये इस प्रकार की सोच हमारे मुसलमान भाइयों के अंदर है। लेकिन जहां तक राजनीतिक मसला है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया है अपने शासन के दौरान खास तौर पे मुसलमानों के लिए,
तो उसके बारे में उनकी सोच कतई किसी प्रकार का बदलाव होने की संभावना मुझे दूर दूर तक नहीं नजर आती। वैलिड पॉइंट। लेकिन मीनाक्षी लेखी जी से इसका जवाब लेते हैं कि मुसलमान इस देश के, जो हमारी राय निकल कर आ रही है पैनल पे, मीनाक्षी जी आप अभी जुड़ी हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम धर्मगुरु हमारे साथ है, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ है, उनसे भी मैं जवाब लूंगा। मुसलमान समुदाय नरेंद्र मोदी को माफ करने को तैयार नहीं है, जैसा आपने पंडित एन के शर्मा को सुना, और उनका कहना है कि अल्पसंख्यक ही नहीं, बहुसंख्यक समुदाय भी उनको माफ नहीं करेगा। देखिए, जो लोग इस पैनल पे बैठे हैं उनके ही धर्मों के और लोग हैं जो कि नरेंद्र मोदी के साथ हैं, और ये इनकी अपनी सोच है। उस सोच को मैं केवल अपने तर्क से समझाने की कोशिश कर सकती हूँ, नम्र व्यवहार से समझाने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन किसी को जबरदस्ती आप कुछ चीज नहीं समझा सकते। जो लोग इस देश का इतिहास जानते हैं तो वो ये इतिहास भी जानते हैं कि अगर दंगों में या किसी भी तरीके से मुसलमानों का कत्ल हुआ तो वो कांग्रेस पार्टी ने करवाया, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो इलेक्शन के बाद का समय हो। लेकिन 2000 के जो दंगे थे, जो जेनोसाइड नहीं था, लगातार 2013 तक उसको परोसा जा रहा है, और उसको परोसे जाने के पीछे राजनीतिक कारण है, और उसमें सिर्फ एक छोटी सी फिगर सबके सामने रखना चाहती हूं, और जितने मेरे मुसलमान भाई यहां मौजूद हैं उनसे प्रश्न करना चाहती हूं। 1159 लोग मारे गए, जिसमें मरने वालों की संख्या में 34% हिंदू मारे गए और बाकी मुसलमान मारे गए। लेकिन 34% हिंदू एक ऐसे प्रदेश में मारे गए जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या 9% है। आपको ये बात किसी ने आज तक बताई? आपको किसी ने आज तक वो चेहरा जो दिखाया कुतुबुद्दीन अंसारी का, वो हाथ जोड़ते हुए वो चेहरा था जो पुलिस को धन्यवाद कह रहा था? आपको किसी ने आज तक वो बताया कि हम इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो धन्यवाद कह रहा है और हमने उसको राइट का चेहरा बना दिया है? किसी ने आपको बताया कि तीस्ता सीतलवाड़ ऐसी महिला हैं जिन्होंने गुलबर्ग सोसाइटी के नाम पे तमाम पैसा बटोरा और आज उनके ऊपर केस बना हुआ है? तमाम जितने केसेस हैं, किसी का पेट फाड़ के उसमें से फीटस निकाला, ये किया वो किया, जो कि कानूनी तौर पर एसआईटी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेबुनियाद ठहराया है। आप लोगों को किसी ने ये बात बताई? आपको किसी ने ये बात बताई कि गोधरा कांड में जो ट्रेन के डिब्बे जले, उन डिब्बों को जलाने वाले कांग्रेस के मुसलमान कार्यकर्ता थे? मेरे हिसाब से वो मुसलमान कम और कांग्रेस के कार्यकर्ता अधिक थे। और इसी तरीके से गुलबर्ग सोसाइटी जलाने में जिस व्यक्ति का हाथ था उसका नाम मेर सिंह चौधरी है, जो कि कांग्रेस का कॉर्पोरेटर था। निसार बापू जो कि वडोदरा के मेयर थे, जिनके ऊपर केस है। किसी ने ये बातें आज तक आपको नहीं बताई। इसलिए जो आपकी मानसिकता इस समय बनी हुई है, मैं सिर्फ अनुरोध से हाथ जोड़कर आपसे ये प्रार्थना कर सकती हूं कि गहराई में विषय को समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय हिंदू मुसलमान के विषय से हटकर जिस तरीके से रुपया गिर रहा है, जिस तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, जिस तरीके से जो तरक्की इस देश की होनी चाहिए, जिस तरीके से इस देश में लूटमार मची हुई है, उसको कहीं ना कहीं खत्म होना होगा। और वो तभी खत्म होगा जब हम धर्म की, जाति की राजनीति से ऊपर उठकर केवल और केवल देश के विकास की राजनीति की बात करें, गुड गवर्नेंस की बात करें, सुशासन की बात करें। अच्छी बात है मीनाक्षी जी, अच्छा थॉट है, लेकिन आप इसका जवाब देना चाहते हैं? मीनाक्षी जी, आपने बहुत दिलकर और वैसे भी आज रमजान की मुबारकबाद दी है, और इस महीने में गुस्सा करना ज्यादा जायज नहीं है। मैं गुस्से में बिल्कुल नहीं जवाब दूंगा। अभी थोड़ा सा प्रेम शुक्ला जी ने कुछ कह दिया, थोड़ा गुस्सा आ गया था उनको, क्योंकि उन्होंने एक आलिम के साथ कुछ बातें कह दी थी। मैं उनसे भी कहूंगा कि मैं उस मिजाज का आदमी हूं नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक तो जो आपने सारे आंकड़े दिए हैं, इन आंकड़ों का हमने अध्ययन सन 2002 में भी किया था, उसके बाद भी किया है, और इस पर हमने नहीं, पूरे देश के मीडिया ने किया था। जो आपके आंकड़े हैं ये सरासर सरकारी आंकड़े हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। सरकार कई हजार लोग वहां मारे गए थे, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू थे या मुसलमान थे। जो भी लोग मारे गए
वो सरकार की गलती से मारे गए। ये 1159 लोग मारे गए। उसके बाद नहीं, सरकार की एनकाउंटर्स जो हुए हैं वो भी आपके सामने है। मैं आपसे कहूंगा आप ये बात कह रहे हैं कि धर्म से ऊपर के बात करें, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसलिए कि जब हम धर्म की बात करते हैं तो हम ही ज्यादा घाटे में रहते हैं। इसलिए अगर धर्म से ऊपर उठने की बात है तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप धर्म से उठ करके बात करते हैं। लेकिन जब आप बराबरी की बात करें तो सबकी बराबरी की बात करें, किसी एक वर्ग को बराबर ना समझे अपने। जवाब सभी लोगों को ये ना समझे कि वो भिखमंगे हैं या आपके सामने हाथ जोड़ करके आएंगे और आप उन्हें भीख का कटोरा जवाब ले लें। आप कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, आप कोई हिस्सेदारी नहीं देते, आप बच्चों की तालीम पर कोई तवज्जो नहीं देते, गरीब बच्चों की। तो ये बहुत सारे इल्जाम हैं उनको हम अफजल साहब जवाब ले लेते हैं। मीनाक्षी जी आपका जवाब। क्या गलत बात करते हैं? देखिए, मेरा जवाब ये है कि जब गुजरात का विकास हो रहा है और जब देश में बाकी सब जगह तंगी आ रही है, वहां पर जो चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है या किसी और धर्म का है, सबका विकास हो रहा है। सौनु साथ सौनु विकास, ये नारा है, सबका साथ सबका विकास। और जब 10% के हिसाब से जीडीपी बढ़ रही है तो उसका फायदा वहां के आम व्यक्ति को मिल रहा है। जब एसएचओ के कमरे पे नाम लिखा होता है, नंबर लिखा होता है कि अगर आपसे कोई घूस मांगे आप इस हेल्पलाइन पे सीधा मुख्यमंत्री को फोन कर सकते हैं, उसका फायदा उस आम नागरिक को है, हर एक व्यक्ति को है। और जब आप आंकड़ों की बात करते हैं, और आप तो जिस इलाके से, मतलब मेरा जितना जानकारी आपके विषय में, आप दिल्ली में ज्यादा वक्त आपका गुजरा है, उत्तर प्रदेश की जानकारी आपके पास है। मुझे आप छोटी सी बात बताइए कि 1984 के दंगे तो एक हुए, 1992 के दंगों में किसी को आज तक सजा मिली? 2013 के दंगों में आज तक आपके पास इजाफा आया कि कितने लोग मारे गए, कितने लोग बचे? मुख्यमंत्री जिम्मेवार है, प्रधानमंत्री जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार है नहीं मालूम। और 84 में तो प्रधानमंत्री, क्योंकि यूनियन टेरिटरी तो सीधा केंद्र सरकार के हाथ में थी। मुरादाबाद के दंगे, 1986 के दंगे जिसमें मस्जिद के अंदर घुस के मारा गया, कौन जिम्मेवार है? हाशिमपुरा के दंगों के लिए कौन जिम्मेवार है? मेरठ के दंगों के लिए कौन जिम्मेवार है? बिहार के दंगों के लिए कौन जिम्मेवार है? तमाम तरीके से आप इतिहास उठाएं और गुजरात के 2002 के दंगों में भी आप गिने कि जो वहां पर सुरती है, मोहम्मद सुरती और उसका परिवार, वो लोग जिम्मेवार थे वहां के बॉम्ब ब्लास्ट के लिए। आप उठा के तो देखिए, आप पढ़िए। मैं आपके साथ एक्चुअली बैठ के ये बात करना चाहती हूँ। चलिए हम रखेंगे। मीनाक्षी जी कहते हैं हवा कुछ और बनती है। मीनाक्षी जी हम इस पर बहस करेंगे। मैं एक बड़ी बहस रखूंगा आपकी और मीम अफजल साहब की, सिर्फ इसी मुद्दे पर। और अफजल साहब अगर आप तैयार हैं तो हम तारीखवार इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। मीनाक्षी जी आप करना चाहेंगी तारीख दर तारीख डिस्कशन? बिल्कुल तैयार हूँ। बिल्कुल इसको हम रखेंगे, चुनाव के वक्त कभी रखेंगे इस पूरी डिस्कशन को, क्योंकि देश की जनता को सही भी पता लगना चाहिए। लेकिन एंडिंग नोट पर मैं सबसे वन लाइनर कमेंट चाहूंगा। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त बचा है। क्या प्रेम शुक्ला साहब, देश के मुसलमान, देश का बहुसंख्यक समुदाय दोनों मिलकर गुजरात दंगों के लिए मोदी जी को माफ कर देगा? निश्चित तौर पर राजीव गांधी 1984 के लिए माफ हुए, ये सत्येंद्र नारायण सिन्हा 1989 के लिए माफ हुए, ये सुधाकर राव नायक 1993 के लिए माफ हुए, तो नरेंद्र मोदी ने भी, यदि चूंकि वो मुख्यमंत्री थे इसलिए उनकी नैतिक जिम्मेदारी के तहत अगर उस हिंसा का अगर कोई दोष उन पर है तो उसके लिए देश जरूर उनके सत्कार्यों को ध्यान में रखते हुए माफ करेगा। और मुसलमान भी इस बात को मानेगा और माफ करेगा, क्योंकि मुसलमान 1977 में कांग्रेस को माफ करने वक्त खत्म हो गया। मैं सबका एक क्लोजिंग कमेंट चाहता हूँ। पंडित जी, भारतीय जनता पार्टी को और उनके सहयोगी संगठनों को बड़ा भारी इस मामले में मतिभ्रम है और उनको ऐसा लगता है कि ध्रुवीकरण करने में कामयाब होंगे, लेकिन ये जो पासा है उनका बिल्कुल गलत साबित होगा और ये बीजेपी में ही फूट डालने की तरफ बढ़ेगा, ऐसा मेरी मान्यता है। मीनाक्षी लेखी जी एक लाइन। ध्रुवीकरण का विषय ही नहीं है। जो व्यक्ति सहुनु साथ सहुनु विकास की बात कर रहा है वो सबके साथ की और विकास की ही बात कर रहा है। ध्रुवीकरण वो लोग करते हैं जिनके पास अपनी सभ्यता और संस्कृति और ग्रोथ को दिखाने का, विकास को दिखाने का पैमाना नहीं होता। जिसके पास वो पैमाने, उसको ध्रुवीकरण की जरूरत नहीं है। मैं उस पर आता हूं जिस पर आपने ये टॉपिक शुरू किया था, रमजान की मुबारकबाद कबूल।
लेकिन वोट उन्हें नहीं मिल पाएगा। मैं माफी चाहता हूं। चलिए मौलाना साहब एक लाइन में। देखिए, मेरे एक लाइन में यही है कि मुझे नहीं लगता, जब मैं पंडित एन के शर्मा जी की बात और अफजल साहब की बात से मुत्तफिक हूं कि वो मुझको, अगर उनको लगता है कि उनको लोग माफ करें तो वो ईद की मुबारकबाद इन शब्दों के साथ कहें कि मैं अपने दुष्कर्म के लिए भारत की संपूर्ण जनता से माफी चाहता हूं और इसी के साथ मैं आपको ईद की मुबारकबाद देता हूं। ये दुष्कर्म लोगों को बचाना दुष्कर्म है। मीनाक्षी जी, फिर हम बहस में चले जाएंगे, फिर हम आसिफा से मैं कमेंट लूंगा, इसीलिए वशिष्ठ नारायण सिंह जी। दीपक जी, एक छोटी सी बाइट, एक आधी लाइन 25 आधी लाइन में 7 में दंगा हुआ, बाकी में रोका, उसके लिए माफी। तो साथ कहना है, वो बोलने दे तो पहले मुझको बोलने तो दे। देखिए दीपक जी, इधर हाल में मैंने 2 पंक्तियां सुना था, उसमें 2 पंक्तियों से आज की बहस का मैं समापन करना चाहता हूं। दुआ देते हैं जीने का और दवा देते हैं बच के मरने का। तो दुआ देते हैं लेकिन दवा क्या देते हैं? सबसे बड़ी बात है कि उनको कहना चाहिए कि मैं बदल रहा हूं, ये नहीं कहना चाहिए कि मैं बदल गया हूं, मैं बदल रहा हूं। और अपने सबसे बड़े पार्टी के नेता अटल बिहारी जी के राजधर्म का जो सलाह था, कोशिश कर रहा हूं कि उसको भी अपनाने का हमको अवसर में मिले। चलिए आसिफा जी आखिरी लाइन आपका। अरे अगली लाइन उसकी थी, वो वही कर रहे हैं। अगली लाइन की वो वही कर रहे हैं। वो लाइन आपको किसी ने बताई? एक आधी लाइन बताई आपको, अगली लाइन वो रिकॉर्डेड स्पीच है। अगली लाइन थी कि नरेंद्र मोदी। चलिए आसिफा जी माफ कीजिएगा, मीनाक्षी जी ने आपका वक्त ले लिया, मुझे बहस को यही खत्म करना होगा, लेकिन हम आपको वादा करते हैं कि मैं मीनाक्षी जी और मीम अफजल साहब को बिना ब्रेक के 1 घंटे का वक्त दूंगा, ताकि डेट टू डेट हम इस पर डिस्कशन कर सके कि वाकई गुजरात दंगों के अंदर क्या हुआ था। तब टोपी से तौबा, अब रमजान की बधाई। क्या मुसलमान अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दोनों समुदाय मोदी को गुजरात दंगों के लिए माफ कर पाएगा या नहीं? ये थी हमारी बड़ी बहस, लेकिन इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।